हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल आईएएस। ताइवान में 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है, जिसने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि भूकंप में अब तक 1 दर्जन लोग मारे गए हैं और लगभग 750 लोग घायल हैं। ये आंकड़ा समय के साथ और भी बढ़ सकता है। इसकी फुटेज हम देख सकते हैं। 里面有没有人？赶快离开！ सूत्रों की माने तो आगे आने वाले दिनों में ताइवान को ऐसे ही झटके लग सकते हैं। जापान ने तो सुनामी वार्निंग भी जारी कर दी है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये भूकंप ताइवान और जापान के रीजन में ही क्यों देखने को मिलते हैं। और बेसिक सवाल जैसे भूकंप होता क्या है, या पृथ्वी पे कहाँ ज्यादा आते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही सवाल होंगे आपके भी मन में। तो शुरू करते हैं आज की जर्नी ऐसे ही कुछ अनगिनत सवालों से। लेकिन उससे पहले वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें ऐसे वीडियो बनाने का बहुत मोटिवेशन मिलता है। पहला सवाल, ये भूकंप कहाँ पे आया है? ताइवान में। और ताइवान की लोकेशन क्या है वर्ल्ड मैप में? अकॉर्डिंग टू द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 8 बजे मंगलवार रात 8 बजे ईटी लगभग 21 मील की गहराई पर आया है। ये द्वीप के पूर्वी तट पर हुलियन शहर में लगभग 11 मील दक्षिण दक्षिण पश्चिम में था। लोकेशन हम देख लेते हैं मैप में। ताइवान ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ चाइना एक आइलैंड नेशन है ईस्ट एशिया में। इट्स लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ ईस्ट एंड साउथ चाइना सी इन द नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, जैसे कि हमने मैप में देखा। दूसरा सवाल, व्हाट इज इनसाइड द अर्थ दैट ट्रिगर्स अर्थक्वेक? मतलब ऐसा क्या है अर्थ के अंदर जिसके कारण अर्थक्वेक होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पृथ्वी ने अपने गर्भ में क्या छिपा के रखा है, क्योंकि भूकंप आकाश से तो नहीं टपकते। इसका राज पृथ्वी के ही अंदर है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना इसके वायुमंडल और जलमंडल को छोड़कर पृथ्वी की लेयर्स है। एक बाहरी सिलिकेट ठोस परत, एक अत्यधिक चिपचिपी मतलब विस्कस एथनोस्फेयर, और ठोस मेंटल मतलब सॉलिड मेंटल। एक तरल बाहरी कोर है दैट इज अ लिक्विड कोर, जिसका प्रवाह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। इसके अलावा एक सॉलिड इनर कोर है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, जो 15 to 20 टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी होती हैं, जिन्हें लिथोस्फीयर कहा जाता है। प्लेटें एक टूटे खोल के टुकड़े की तरह होती हैं, जो मेंटल की गर्म पिघली हुई चट्टान पर टिकी हुई होती हैं, एक साथ कसकर फिट हो जाती हैं। ये प्लेट्स मूव स्लोली रिलेटिवली टू ईच अदर। कुछ सेंटीमीटर या हर साल इनका मूवमेंट होता ही है। ये हलचल प्लेट सीमाओं पर डिफॉर्मेशन का कारण बनती है और जिसके परिणामस्वरूप भूकंप आ सकते हैं। तीसरा सवाल, प्लेट बाउंड्रीज कितने टाइप की होती हैं? प्लेट बाउंड्रीज 3 टाइप्स की होती हैं। पहला डाइवर्जेंट, फिर कन्वर्जेंट एंड तीसरा ट्रांसफॉर्म। चौथा सवाल, कौन सबसे डेंजरस होता है इन तीनों में? इन तीनों में जहां सबसे ज्यादा और हाई मैग्नीट्यूड के डिस्ट्रक्टिव भूकंप आते हैं, वो है कन्वर्जन बाउंड्री में। वो इसलिए क्योंकि कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज एक दूसरे को जब आके टकराती हैं, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट में समा जाती है, जिससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। उससे भीषण अर्थक्वेक आते हैं, जैसे कि हम इस विजुअल में भी देख सकते हैं। अच्छा, गौर फरमाइएगा कि जब एक हिस्सा नीचे और दूसरा हिस्सा ऊपर उठता है, तो ऐसे केस में वहां पर एक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, या किसी माउंटेन की हाइट भी बढ़ जाती है। जैसे कि नेपाल अर्थक्वेक के टाइम माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ी थी। अभी माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिसका सही जवाब होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। अब बात करते हैं डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज की। डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज में कम इंटेंसिटी के भूकंप आते हैं। डाइवर्जेंट, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि 2 प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं।
Molten rock from the mantle erupts along the opening, forming a new crust. इन क्षेत्रों में आने वाले भूकंप को स्प्रेडिंग सेंटर्स कहा जाता है। डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन पर भूकंप शैलो होते हैं, क्योंकि उन गहराई के नीचे चट्टानें इतनी गर्म और कमजोर होती हैं that it avoids being permanently deformed by the stress in those settings. इस पिक्चर में आप एक साथ देख सकते हैं कि तीनों प्लेट्स के मूवमेंट एंड उसके आफ्टर इफेक्ट्स। चलिए फिर बात करते हैं पांचवें सवाल की। धरती के अंदर आया हुआ भूकंप अर्थ सरफेस तक कैसे पहुंचता है? पृथ्वी के अंदर जिस पॉइंट पे ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, उस जगह को कहते हैं भूकंप का एपिसेंटर, क्योंकि भूकंप वहीं से ऑरिजिनेट हुआ है। एपिसेंटर के ऊपर पृथ्वी के सतह पर जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं केंद्र बिंदु या फोकस। इसको विजुअल के थ्रू देखते हैं। एपिसेंटर में ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराने के बाद कहीं अटक जाती हैं, क्योंकि प्लेट्स बनी हुई हैं रॉक की एंड ये रॉक्स भी टूटे हुए हैं। प्रेशर एंड हीट इतनी ज्यादा होती है कि ये रॉक्स मेल्ट कर जाते हैं एंड फिर गैस रिलीज होती है, और ये बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज करता है जो कि भूकंप का कारण बनती है और धरती को हिला देती है। और ऐसा हिलाती है कि इंसान कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि भूकंप को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप कर भी लोगे तो कुछ सेकंड्स या मिनट्स पहले है एंड इतने में आप रेस्क्यू मिशन नहीं चला सकते। गौर फरमाइएगा कि ये सिर्फ भूकंप के लिए ही रीजंस नहीं है, बल्कि सुनामी, ज्वालामुखी, इन सभी के लिए भी यही रीजंस होते हैं। अगर सुनामी, ज्वालामुखी के ऊपर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम इस पे भी एक फॉलो वीडियो बना देंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जापान या उसके आसपास ही क्यों आते हैं? जैसे कि अभी आपको पता चला ऊपर कि भूकंप क्यों होते हैं, वही रीजन है जापान का भी। जापान एक्चुअली 4 टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पे बसा है और ताइवान 3 प्लेट्स पे, जैसे कि हम उस फोटोज में भी देख सकते हैं। तो जब भी ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो फिर भूकंप और सुनामी आने की संभावना बढ़ जाती है। गुजरात भी 3 प्लेट्स पे बसा हुआ एक स्टेट है इंडिया में, इसलिए भुज में बहुत ही भयानक भूकंप आया था 2001 में। उसका मैग्नीट्यूड 7.7 था एंड लगभग 20,000 लोग मारे गए थे एंड 60,000 के ऊपर लोग इंजर्ड हुए थे। तकरीबन 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में हर साल 1500 से ऊपर भूकंप आते हैं, पर वो इतने माइल्ड होते हैं कि उनके झटके महसूस ज्यादा नहीं होते। अगर आप एवरेज निकालें तो हर 5 मिनट में जापान में भूकंप आता है। अब एक डिड यू नो फैक्ट बताता हूँ। क्या आप जानते हैं रिंग ऑफ फायर के बारे में? रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी और भूकंप स्थलों की 25,000 माइल की चेन है, जो प्रशांत महासागर के किनारे पर चलती है। इसे सर्कम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर दुनिया का सबसे भूकंपीय मतलब सीस्मिक एक्टिविटी वाला और ज्वालामुखी रूप से सक्रिय क्षेत्र है। ये दुनिया के 75% ज्वालामुखियों का घर है और लगभग 90% भूकंपों का भी स्थल यही है। रिंग ऑफ फायर यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन, जुआन दे फूका, कोकोस, कैरिबियन, नज़का एंड एंटार्क्टिक प्लेट्स की मीटिंग पॉइंट्स को भी दर्शाता है। 7th क्वेश्चन, अर्थक्वेक कैसे मेजर करते हैं? The first widely used method, the Richter scale, was developed by Charles F. Richter in 1934. ये बेस्ड है फॉर्मूला पे, जहां सबसे बड़ी वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीज्मोमीटर पे, और डिस्टेंस सीज्मोमीटर और अर्थक्वेक के बीच कितना है ये देख लिया जाता है। ये स्केल लॉगरिथमिक है, 1 से 10 तक वैल्यू है। एक वैल्यू इंक्रीज होती है अगर, तो 10 टाइम्स हायर स्ट्रेंथ का अर्थक्वेक आता है। सो इमेजिन अगर 5 से 7 तक हम गए तो ये जो इंटेंसिटी होगी ना 100 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। सोच सकते हैं आप कितना पावरफुल अर्थक्वेक हो अगर 5 से 7 तक जाता है। लेकिन ये स्केल उतनी एक्यूरेट नहीं होती, खासकर ज्यादा इंटेंसिटी वाले भूकंप को मेजर करना होगा। ऐसे केस में मोमेंट स्केल का यूज होता है, जो कि 8 रिश्टर से ऊपर के भूकंप को माप कर सकता है। ये लॉगरिथमिक वैल्यू का यूज करता है। और एक है मर्काली स्केल, ये कोई साइंटिफिक मूल्यांकन नहीं करता अर्थक्वेक का,
लेकिन ये कितना डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन हुआ अर्थक्वेक का, वो अच्छे से बता सकता है। जैसे कि हम इस पिक में भी देख सकते हैं कि कितना डिस्ट्रक्शन होता है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी का जब बढ़ती है। 8th क्वेश्चन, कितना मैक्स मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अब तक आया है? दुनिया में अब तक टॉप 5 अर्थक्वेक की लिस्ट ये है। पहला, वाल्डिविया, चिले, 22 मई 1960 में मैग्नीट्यूड 9.5 का भूकंप आया था। इसमें तकरीबन 1655 लोगों की मृत्यु हुई थी और डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा था कि अगर आज के इन्फ्लेशन को हम काउंट करते हुए इसकी वैल्यू बताएं तो ये 5 बिलियन से ऊपर था। सुनामी वेव जो उठी थी ना, वो 10 मीटर्स तक की उठी थी। सेकंड नंबर पे आता है प्रिंस विलियम साउंड, अलास्का में। ये 28 मार्च 1964 में हुआ था। इसका मैग्नीट्यूड था 9.2। थर्ड पे आता है सुमात्रा, इंडोनेशिया, 26 दिसंबर 2004। इसे तो कोई भी नहीं बोल सकता। इसमें तो 2,30,000 से ऊपर लोगों की मौत हुई थी और डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा था कि इसका एस्टिमेट अभी भी लोग लगा रहे हैं। फोर्थ पे है सेंडाई, जापान में, 11 मार्च 2011 में। इसका मैग्नीट्यूड 9 था। फिर है फिफ्थ पे कमचटका, रशिया में, 4 नवंबर 1952। इसका मैग्नीट्यूड भी 9 था। आखिरी सवाल, क्या कभी मैग्नीट्यूड 10 और मेगा क्वेक भी आ सकता है? यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी प्लेट बाउंड्री फिलहाल में कोई है नहीं। जितनी लंबी प्लेट बाउंड्री उतना बड़ा अर्थक्वेक। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप यू मस्ट हैव गेन्ड सम नॉलेज टुडे। शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू स्प्रेड अवेयरनेस। We pray for the Taiwanese and all other affected by this natural calamity. May the force be with them. हमारे ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट में दुख व्यक्त किया है, जिसे ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन ने भी एक्नॉलेज किया है। इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है देशों को जब उन पे विपत्ति आती है। एंड आई होप ताइवान के लिए भी भारत सपोर्ट भेजेगा अगर डिस्ट्रक्शन बियॉन्ड द लेवल। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू योर चैनल गुरुकुल IAS. Please like, share and subscribe to your channel. Thank you. Jai Hind. God bless and bless you.